संपूर्ण भारत के छात्रगण, खास करके बिहार के छात्रगण आ गया। सुनील जी खाटी बिहारी आ गया। और जो भी छात्र 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः बायोलॉजी विषय से लाजवाब वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली की श्रृंखला लेकर के हाजिर हूं। इस बार चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको बहुत इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी, आ गए हो, तैयार हो जा रहे रमेश बा, गणेश बा, दिनेश बा, सब तैयार हो जो। रजीब बा तू हो तैयार हो जो। पहला प्रश्न। और यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं भैया सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने मित्रों को बताओ। और सब्सक्राइब करने का 8 आना पैसा भी नहीं लगेगा, 0 पैसा लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। और अब शुरुआत करता हूं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम अद्भुत प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न कई एक बार पूछा है। एक्वायर्ड का अर्थ क्या होता है? दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक्वायर्ड का अर्थ होता है अर्जित, जो बाहर से उपार्जन किया जाता है। ये बाहर से आने वाला है। वैसे मां से भी किसी बच्चे को मिल जाता है, लेकिन मां से प्राप्त होता है, इसलिए इसको अर्जित भी कहा गया था। अच्छा, एड्स के बारे में सबसे पहले कब पता लगाया गया था? तो 1981 में, 1981 में। अच्छा, अब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न। ये सच पूछो तो इस चैप्टर का अमिताभ बच्चन है। और वो एड्स का जांच किस टेस्ट से करते हैं? कौन सी महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे एड्स की जांच होती है? इस टेस्ट का नाम है एलिशा। क्या नाम है? जल्दी बोल। निमोशिया गणेश बातोड़े से पूछ रहे हैं, क्या नाम है? एलिशा। हाँ, अब एलिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो हम चौथे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। एलिशा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, ये होता है। ठीक। अच्छा, अब 5वां प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। ये सब पूछे तो इस चैप्टर का कैटरीना कैफ है। तो ये एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो एड्स रोग HIV वायरस से होता है। अब अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। कैंसर रोग के जांच के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं? कैंसर रोग के जांच के लिए बायोप्सी टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? बायोप्सी टेस्ट करते हैं। एक और है, 2 टेस्ट और है। एक होता है, इसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल, जिसको हम लोग कहते हैं कि उत्तक विकृति टेस्ट हम लोग करते हैं। और एक और है अस्थि मज्जा परीक्षण, ये खास करके ब्लड कैंसर के लिए इससे इसकी जांच करते हैं। अगला प्रश्न ये कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म आप देखिएगा कि जैसे किसी बीमारी की जांच करने के लिए डॉक्टर MRI टेस्ट करते हैं। MRI टेस्ट करते हैं, आजकल तो ये बड़ा ही ये चलता है, CT स्कैन, MRI काफी ही प्रचलित टेस्ट है। अच्छा, अब अगली वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कीमोथेरेपी चिकित्सा किस बीमारी के लिए की जाती है? तो कीमोथेरेपी चिकित्सा विधि ये कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण विधि है। और अगला प्रश्न, लगभग हम 8वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। विकिरण चिकित्सा विधि किस बीमारी के लिए है? तो विकिरण चिकित्सा विधि कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण एक चिकित्सा विधि है। अच्छा, अब ये एक और कि इसमें अब हम कुछ ड्रग और अल्कोहल से संबंधित इससे प्रश्न जानते हैं, जो कुछ लोग नशा वशा करते हैं। लेकिन एक बात का पहले कह दे, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार है। दिनेश बा, तुम माने सिगरेट पीवो करता, बिल्कुल मत पीना। जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। ठीक। ये कि इसमें कौन, ये पहला प्रश्न ये कि सिगरेट पीने से या गांजा पीने से प्रायः किस सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और कौन सी कैंसर होने की संभावना रहती है? तो सिगरेट पीने से या गांजा पीने से लंग्स कैंसर होने की संभावना रहती है। अच्छा, तंबाकू को चबाने से किस तरह की कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है? अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, तो तंबाकू चबाने से सबसे ज्यादा मुंह का ओरल कैंसर होने की संभावना रहती है। अच्छा, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 11वां महत्वपूर्ण
लगभग हम 11वें वस्तुनिष्ठ तक पहुंच चुके हैं। तंबाकू में क्या चीज पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। जल्दी बोल, फ्रेंच कट रजीबा तोरे से पूछ रहे, जल्दी बोल, मारवो 10 गिनवो 1। हाँ, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अगला 12वां प्रश्न, निकोटीन किस चीज को उद्दीप्त करता है, किस चीज को एक्टिवेट करता है? तो निकोटीन ये एक्टिवेट करता है अधिवृक्क ग्रंथि को, अधिवृक्क ग्रंथि को इसको उद्दीप्त करता है। इसमें क्या होता है? तो एड्रिनल और नॉन एड्रिनल, ये एड्रिनल रक्त में रिलीज होता है, जिसके कारण थोड़ा सा आपको सेंसेशन का अनुभव होता है। अच्छा, अब लगभग हम 13वें वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। बेहतरीन प्रश्न है ये, इस चैप्टर का अक्षय कुमार है, मानव स्वास्थ्य और रोग का। तो इसमें सेडेटिव के रूप में किस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो मॉर्फिन का सेडेटिव इसको कहते हैं पीराहार। दर्द को ये खींचता है, दर्द कम करता है। इसको रोगी के शल्य चिकित्सा में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब 14वां वस्तुनिष्ठ के लगभग हम पहुंच चुके हैं। बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, कोकीन के अत्यधिक मात्रा के सेवन से किस तरह का सोच या किस तरह का इसमें परिवर्तन पता चलता है? यह परिवर्तन पता चलता है, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन या विभ्रम कहते हैं, वो पता चलता है इसमें। चलो, अब अगला कि प्राकृतिक कैनिबस ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए कि मरिजुआना हुआ, हशीश हुआ, चरस हुआ, गांजा हुआ, ये सब किस चीज से प्राप्त होता है? तो ये सब पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त होता है। तो पुष्प क्रम से, तो इसमें अच्छा, तो ये हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न इसमें कि अवसादक कौन सा काम करता है? अवसादक, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेसेडेंट भी कहते हैं। तो अवसादक, डिप्रेसेंट, ये काम करता है कि शरीर के इसमें जो प्रक्रियात्मक इसमें गतिविधि है उसको धीमा करता है, व्यक्ति को इसमें उसको धीमा करता है, व्यक्ति को उसकी धीमा कर देता है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर उसको इस तरह का महसूस होता है कि जैसे उसको रिलैक्सेशन का महसूस होता है। ठीक, अच्छा, और बेहतरीन प्रश्न एक और ये कि कोकीन किस चीज से प्राप्त होता है? तो कोकीन, कोका, ये प्राप्त होता है एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। कहां का पौधा है? दक्षिण अमेरिका का पौधा है। ये सब जो अभी हम बोले हैं, भूल से भी इन सब का कभी भी प्रयोग मत करना। जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार, याद रखना भैया, कभी भी भूलना मत। अच्छा, अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लाजवाब प्रश्न। अच्छा, पलिहा का आकार जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, पलिहा का आकार यदि हम कहें किस अन्न के समतुल्य है? तो पलिहा का आकार एक सेम के आकार का होता है, सेम के आकार का। पलिहा का मुख्य कार्य क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगला जो है, तो पलिहा का मुख्य कार्य यह है कि लसिकानु या मान लीजिए उसको भक्षक अणु भी कहते हैं। यह रुधिर में क्या करता है, ब्लड में क्या करता है, सूक्ष्म जीव को फंसा करके और उसको इंड करने का काम करता है। अच्छा, ये अब अगला ये जानकारी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा ऐसा चीज है जिसके काटने पर उसी चीज के जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, उसी चीज के उसके ही? तो सर्प जानते हैं। सर्प का जो एंटी वेनम होता है उसमें वास्तविकता में एक जहर का ही अंश होता है, उसी से बना दिया जाता है। ठीक, अब फिर और कि अस्थि मज्जा में कौन सा एक महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है जो आपको खास करके बीमारी से फाइट करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो अस्थि मज्जा में मुख्य रूप से लसकाव अंग होता है, और यह लसिकानु जो है रुधिर कोशिका में उत्पन्न होती है, रुधिर कोशिका जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं, और इससे बीमारी से लड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण मदद मिलती है। ठीक, अब इसके बाद मां के जन्म के समय किस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो कौन सा चीज के सेवन बच्चे के लिए आवश्यक है?
रोग प्रतिरक्षा के लिए। मां, जैसे मां के जन्म, मां से जब बच्चे का जन्म होता है तब, मां के जन्म नहीं, मां से जब बच्चे का जन्म होता है तब, तो उसके लिए जो लैक्टेशन होता है, प्रथम जो दूध होता है जो पीले रंग का होता है, उसका दूधपान बहुत जरूरी है। ये बच्चे के जन्म के बाद ये बच्चे को निश्चित सेवन करा देना चाहिए, इससे उसका लाइफ लॉन्ग एक इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अच्छा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं कि जब शरीर के बने प्रतिरक्षा तंत्र, इसमें इसको हम लोग इस रूप में कहते हैं कि जैसे प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, ये आपको एक होता है जैसे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। उपार्जित कहते हैं क्या कि जब पहली बार मान लीजिए कि कोई रोग प्रवेश करता है तो उस स्थिति में एक रिस्पॉन्स आरंभिक होता है, इसको प्राथमिक अनुक्रिया कहा जाता है। और जब वही रोग का फिर से मान लीजिए सामना होता है तो बड़ी तेज रफ्तार से उसका सामना करता है, तो उसको मुठभेड़ और स्मृति भी कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे शरीर में कौन कौन सा लसिका पाया जाता है? तो हमारे शरीर में लसिका पाया जाता है, एक होता है टी लसिकाणु, जिसको टी सेल्स भी कहते हैं, एक होता है बी लसिकाणु। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। टी सेल्स ही, एड्स में टी सेल्स ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब अगला जो है कि सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्या है? तो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, इसमें जब शरीर को किसी एंटीजन से सामना होता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होता है, उसी को हम लोग, जो कि आपको कुछ भी हो सकता है, मृत रोगाणु भी हो सकता है और अन्य प्रोटीन भी हो सकता है, इसलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। और एक्टिव और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें शरीर की रक्षा के लिए सीधे शरीर में ऊपर से प्रवेश कराया जाता है, तो इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, अब चलिए अगला महत्वपूर्ण, अब जो आपका है वो सेक्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है। तो चलो भैया, अगला वो ये कि मलेरिया किस बाह्य एजेंट के कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है, जिसको परजीवी भी कहते हैं। मलेरिया किस तरह के परजीवी से होती है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी होती है, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर से ये कैरी होकर के आती है, और यही शरीर में प्रवेश के बाद मलेरिया का असर होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, चल ले रजी बात तू है, बोल मलेरिया में किस तरह का लक्षण दिखाई पड़ता है? तो मलेरिया में लक्षण दिखाई पड़ता है, जल्दी थोड़े से पूछ रहे, मारबो 100 मन, मारबो 10 गिनवो 1, जल्दी बोल, फ्रेंच का रजी बात थोड़े से पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये कि मलेरिया में इसमें ठंडा के साथ कंपन भी होती है और बुखार आती है जाती है, बुखार टेम्परेचर हाई भी उसमें होता है ये। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर का साथ पूछिए, तो ये इस चैप्टर का ये दिलीप कुमार है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का आरबीसी प्रभावित होता है, इसमें लाल रुधिर कोशिका पर यह आपको असर करता है, लाल रुधिर कोशिका फट जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि इसमें हीमोजोइन निकलता है। तो अच्छा, ये आरबीसी इससे प्रभावित होता है। एक और चीज जानना चाहे कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए किन किन चीज की आवश्यकता होती है? तो मलेरिया परजीवी के जीवन पूरा करने के लिए मच्छर की भी जरूरत पड़ती है और मनुष्य के रक्त की भी जरूरत पड़ती है, तो मनुष्य को भी जरूरत पड़ती है इन दोनों का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, इसमें जिसको कहते हैं कि खूनी पेचिस, अमीबी अतिसार, ये किसके कारण होता है? तो ये भी प्रोटोजुआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण। अब चलिए, लगभग हम 25 तक तो जरूर वस्तुनिष्ठ हमने आपको बतला दिया है इसमें। अब ये कि बेंकोफ्रक्टाई या बेंकोफ्रक्टाई, इस कृमि से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा रोग है? तो फाइलेरिया। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, फाइलेरिया को एक अन्य किस नाम से भी जानते हैं? इसको हाथी पांव के भी नाम से जानते हैं, इसको हाथी पांव के भी नाम से जानते हैं। इसको अन्य हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो इसको शलीपाद नाम के भी जानते हैं, इसको इसमें कि एलिफेंसियसिस भी कहते हैं, या इसको
इसको फाइलेरिया सेसिस भी कहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्लेग किस बाह्य कारक से होता है? तो प्लेग जीवाणु जनित रोग है, ये आपको जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया किस कारण से होता है? तो डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया का ये बाह्य एजेंट के कारण होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा या इसको न्यूमोनिया भी कहते हैं। तो न्यूमोनिया इसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का ये आपका बैक्टीरिया है, इससे ये रोग होती है। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, ये इस चैप्टर का एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र इसमें टाइफाइड को एक अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो टाइफाइड को आंत्र ज्वर के नाम से जानते हैं। क्योंकि यदि टाइफाइड लंबे समय तक रहा और यदि इसकी इलाज नहीं होगी तो उस स्थिति में आंत्र में छेद हो जाता है, इसलिए इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी, इसी किस नाम से इसका इसमें कि ये टाइफाइड नाम भी इसका पड़ा है। टाइफाइड होने का क्या कारण है? कौन सी गलती हम करते हैं तो टाइफाइड हो जाता है? तो टाइफाइड यदि दूषित भोजन या मान लीजिए दूषित भोजन करते हैं या दूषित पानी पीते हैं तो उससे इसमें टाइफाइड होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, और महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसमें एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब किन बाह्य एजेंट के कारण होता है? तो एड्स, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कैंसर जेनेटिक बीमारी है? जी नहीं, कैंसर जेनेटिक बीमारी नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या डायबिटीज जेनेटिक बीमारी है? जी नहीं, जेनेटिक बीमारी, डायबिटीज में संभावना रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाप को है तो बेटे को भी होने की इसमें संभावना जरूर रहती है, लेकिन ये नहीं जो होगा ही होगा, ये गारंटेड नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियोमाइलिटिस नाम का ये एक बाह्य एजेंट है, इसके कारण पोलियो हो जाता है। अच्छा, किसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई एक बार पूछ चुका है। तो धनुष टंकार रोग कहते हैं टिटनेस को कहते हैं, जिसमें शरीर अकड़ करके धनुष जैसा टेढ़ा हो जाता है। तो ये ठीक। अच्छा, अब और ये कि परपोसी किसको कहते हैं? तो परपोसी उसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में पैरासाइट भी कहते हैं। ये परपोसी स्वयं भोजन नहीं बनाता है और ये शरीर के भीतर पहुंच करके अपना भोजन शरीर के ही अंग से प्राप्त करता है। ये उसके ऊपर चिपक करके उसको हानि भी पहुंचाता है और उससे भोजन भी प्राप्त करता है। तो इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही विदा ले रहा हूं और आप इन सब बातों को एक बार दो बार सुने, ये आपको अत्यंत फायदेमंद होगा। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यही विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।